आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे एक बजट का सेशन लेने वाला है, जिसमें ये पार्ट ए रहेगा। इसके बाद पार्ट बी आएगा, जहाँ पे हम टैक्सेस कवर करेंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इस वाले वीडियो में जो है आपको पूरा स्कीम मिलने वाला है। ये वाले सेशन में आपको पूरा स्कीम जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इन बजट 2025 वो सब कुछ मिलने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं बजट। तो अभी बजट 2025-26 के लिए रिलीज़ किया गया है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने एक कोट किया जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अ कंट्री इज़ नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज़ इट्स पीपल। तो ये कोड आपको याद रखना एग्जैक्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कोड जो है उठाया गया है श्री गुरु जादा अप्पा राव, एक तरह के तेलुगु पोएट हैं इनके द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने ये कोड किया था, तो इनका ही कोड जो है इस बार बजट में फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने इस कोड को उठाया। इसके साथ ही जो है थीम लॉन्च किया गया है, सबका विकास इस बार का थीम है बजट 2025-26 का। और इस बार का जो फोकस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार का फोकस है पुअर, यूथ, फार्मर्स और वुमेन। मतलब पुअर मतलब गरीब, यूथ, फार्मर, अन्नदाता और वुमेन मतलब नारी। ये जो है फोकस है इस बार का थीम का। तो मैं आपके लिए इस फॉर्म में लेके आया हूँ, जो मेरा माइंड मैपिंग जो फॉर्म है। और ये देने का कारण यही है कि आपको जो कंटेंट है वो आपको एक तो नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े, तो इसलिए आपको इस फॉर्म में मिल जाता है और इसमें रिवीजन करने में भी हेल्प होती है। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि बजट के बारे में पढ़ते हैं। तो जो गवर्नमेंट का बजट है ये एनुअली फॉर्म किया जाता है, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट बताता है कि कहाँ पे गवर्नमेंट कितना खर्चा करने वाला है और कहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट करने वाला है इन टर्म्स ऑफ टैक्स और जो लोन का इंटरेस्ट है, वो सब जो भी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट जो है इस बजट में बताता है। अगर बजट की बात करें तो बजट जो है लिखा गया है आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। और ये जो 112 आर्टिकल है इसको बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि टर्म बजट ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। उसकी जगह पे लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आता है अंडर आर्टिकल 112 के अंदर, मतलब 112 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। और उसी को जो है यूनियन बजट का दर्जा दिया जाता है। अब बजट जैसे कि हम नॉर्मल अगर टर्म देखें तो बजट क्यों बनाया जाता है, कि देखा जाता है कि हमारे कितने जो है खर्चे हुए हैं अब तक, और हमारे जो आगे जो पैसे आने वाले हैं हम कैसे उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं या कैसे हम उसको खर्चे करेंगे, तो उसी के लिए जो है बजट बनाया जाता है। तो वैसे ही जो है यूनियन मिनिस्टर भी हर साल, जो यूनियन मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वो हर समय जो है डिक्लेयर करते हैं इस बजट को। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ही जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स है उनके द्वारा जो है इस बजट को डिक्लेयर किया जाता है। अब हम इस बजट के बारे में पढ़ें कि क्या क्या बजट की फोरकास्टिंग है फॉर 2024-25। तो आपको मिलेगा जो टोटल रिसीप रखा गया है एक्सक्लूडिंग बोरोवर, तो ये रखा गया है 34.96 लाख करोड़। और इसकी डेफिनेशन देखें तो द टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द टैक्स, जो भी गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, डिविडेंड के थ्रू कलेक्ट कर रहा है, या कोई भी अदर सोर्स, वो सब कुछ जो है अंदर आता है टोटल रिसिप्ट के। जो भी गवर्नमेंट को जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है उसके अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें जो है लोन और बोरोइंग नहीं इंक्लूड है। अब लोन जैसे कि वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया तो वो सब इंक्लूड नहीं रहेगी। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कलेक्ट किया है इस बार कितना किया है, 34.96 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि टोटल जो है गवर्नमेंट ने कितना खर्चे किए हैं। तो टोटल जो है गवर्नमेंट ने खर्चे किए हैं 50.65 लाख। तो 50.65 लाख जो है टोटल इस बार खर्चा करने वाली है। और अगर टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द गवर्नमेंट ऑन स्कीम, जो गवर्नमेंट ने स्कीमें जो खर्चे किए हैं या जो सब्सिडी में खर्चे किए हैं, सैलरी में, अदर पब्लिक सर्विस, ये सब के लिए जो भी खर्चे किए हैं वो गवर्नमेंट का कितना मिलेगा आपको, 50 लाख करोड़ रुपए मिलने वाला है। अब जो टैक्सेस के थ्रू जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है उसकी वैल्यू देखते हैं। ये भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके आपको वैल्यू मिलेगी 28.37 लाख करोड़। तो 28.37 लाख करोड़ को जो है एज अ रेवेन्यू मिला फ्रॉम द टैक्स। ठीक है, वो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को सब मिला के जो है इतना मिला हुआ है। और ये जो भी फंड है, ये जो 28.37 लाख करोड़ है, ये जो है वापस से ट्रांसफ़र भी किया जाता है जो स्टेट्स हैं उनको। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टैक्स कलेक्ट किया गया ये वापस से जो है स्टेट्स को भेजा जाता है कि स्टेट जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए। नेक्स्ट चलता है नेक्स्ट फिजिकल डेफिसिट। तो अगर फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो 4.4% ऑफ द जीडीपी है। तो फिजिकल डेफिसिट होता है क्या कि गवर्नमेंट ने देखा जैसे कि आपने कि इसमें गवर्नमेंट जो पैसे कमाता है तो गवर्नमेंट इसका एक हिसाब भी लगाता है कि इतना जो है गवर्नमेंट को लॉस होगा इस साल। ठीक है, इस फिजिकल ईयर में इतना जो है लॉस होगा, वो बोला जा रहा है कि 4.4% ऑफ द जीडीपी लॉस होगा। इसका हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं। दिस शॉर्टफॉल बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू है उसके बीच में जो भी गैप है उसको जो है फिजिकल डेफिसिट बोला जाता है। तो इस बार का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 4.4% मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और आपको दिख रहा होगा ये बोल्ड में है और ये बोल्ड में है और ये बोल्ड में है। ये बोल्ड में रहने का कारण ये है कि मोर इंपॉर्टेंट है, या तो मैं बोलूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे हैं जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है, बाकी में भी करना है लेकिन ज़्यादा आपको इसी में फोकस करना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है ग्रॉस मार्केट बोरोइंग। जो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग क्या रहता है, द टोटल अमाउंट द गवर्नमेंट प्लान टू बोरो फ्रॉम द मार्केट। और जो भी मार्केट है वहाँ से जो गवर्नमेंट बोरो करता है टोटल अमाउंट, तो उसी कुछ है एज अ ग्रॉस मार्केट बोरोइंग बोला जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के प्लान के द्वारा जो भी पैसा बोरो किया जाता है उसी को बोला जाता है ग्रॉस मार्केट बोरोइंग। इसमें आपको मिलेगा 14.28 लाख करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट बोरो करने वाला है फ्रॉम द मार्केट। अब नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि गवर्नमेंट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना जो है खर्चा करने वाला है। तो ये इसमें क्या रहता है कि गवर्नमेंट जो है कितना खर्चा करेगा ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्रिएशन, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और ये सब में कितना खर्चा करने वाला है वो आपको देखना, और ये आपको मिलेगा 11.21 लाख करोड़। तो 11.21 लाख करोड़ जो है गवर्नमेंट खर्चा करेगा, जो कि 3.1% ऑफ जीडीपी है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि 3.1% ऑफ दी जीडीपी। तो हम बात कर ही रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है इतने सारे पैसे खर्चा करेंगे, तो हम देखते हैं कि कहाँ पे ये गवर्नमेंट जो है ये खर्चा करने वाला है। तो पहले हम देखें तो मेजर जो आइटम हैं जिसमें गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा खर्चा करता है वो है डिफेंस। हर साल जो है डिफेंस में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट खर्चा करता है, और इस बार आपको मिलेगा डिफेंस का बजट 4,91.732 करोड़। ये चीज़ याद रखना है कि 4,91.73 लाख करोड़ जो है गवर्नमेंट जो है खर्चा करने वाला है इन डिफेंस। रूरल डेवलपमेंट में जो इस बार गवर्नमेंट ने बजट रखा गया है वो 2.66 लाख करोड़ का जो है बजट रखा गया है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ इतना याद रखना कि 4,91,732 है, तो उससे आपको याद रखना है 4.91 लाख करोड़ रुपीज़। तो इतना जो है डिफेंस के लिए पैसा जा रहा है। वैसे आपको रखना है 2.66 लाख करोड़ रुपीज़, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शन इस तरह आएगा ना कि आपको पूरा का पूरा वैल्यू पूछा जाएगा। तो आपको इस हिसाब से याद रखना है कि डिफेंस में जो है 4.291 लाख करोड़ रुपीज़ लग रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट में 2.66 करोड़ लाख करोड़ रुपीज़ लग रहे हैं, होम अफेयर्स में जो है 2.33 लाख करोड़ रुपीज़ लग रहे हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ में 1.71 लाख करोड़ रुपीज़ लग रहे हैं, एजुकेशन में 1.28 लाख करोड़ रुपीज़ लग रहे हैं। इस ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी और भी है। आई नो बहुत डिफिकल्ट बन जाता है सब कुछ याद रखना, बट आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ज़्यादा ध्यान देना, वो है डिफेंस, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, उसका एग्रीकल्चर एंड एलाइड, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीन इंपॉर्टेंट है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप यहाँ से आप सारे के सारे वैल्यू देख सकते हो, और सारे के सारे आप वैल्यू जो है आपको करोड़ में ही मिलने वाला है। यहाँ पे आपको एक्जैक्ट वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, बाकी आप वो सब लाख में याद रख सकते हो। यहाँ से पूछा जाएगा तो आपको एक्जैक्ट वैल्यू पूछा जाएगा कि IT और टेलीकॉम में कितना जो लगा है, तो 95,298 करोड़ रुपीज़ जो है एज अ IT और टेलीकॉम में जो है गवर्नमेंट ने बजट रखा गया। आप इसको वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो, इवन मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब हमने बात कर ली कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इतना खर्चा करेगा, और जैसे कि डिफेंस में इतना खर्चा करेगा, रेलवे में इतना खर्चा करेगा। अब हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट इतना सारा पैसा लाएगा कहाँ से। तो गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट जो है 24% जो है गवर्नमेंट बोरोइंग करेगा और अदर लाइबिलिटी से उठाने वाला है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का प्लान है कि बोरोइंग और अदर लाइबिलिटी से 24% उठाएगा। उसके बाद नॉन टैक्स रिसिप्ट से जो है गवर्नमेंट जो है 9% उठाने वाला है। ठीक है, तो 9% जो है गवर्नमेंट कहाँ से उठाएगा, नॉन टैक्स रिसिप्ट से उठाएगा। उसके बाद इनकम टैक्स से जो है आप देख सकते हो मेजर चंक जो है गवर्नमेंट जो है इनकम टैक्स से उठाता है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि इनकम टैक्स से गवर्नमेंट जो है 22% उठाएगा। ठीक है, उसका GST देखते हैं, तो GST जो है इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट जो है उसका GST जो है 18% उठाएगा। फिर कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 17% उठाया जाएगा, और बाकी भी टैक्सेस आप देख सकते हो, जैसे नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट जो कि 1% रहेगा, कस्टम 4% उठाने वाला है, और यूनियन एक्साइज जो ड्यूटी लगती है उसके ऊपर जो है 5% गवर्नमेंट उठाएगा। तो ये जो है गवर्नमेंट का पूरा प्लान है कि यहाँ से गवर्नमेंट पैसे उठाने वाला है। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट खर्चा कहाँ करने वाला है ये सब पैसे उठा के। तो गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट जो है मेजर खर्चा करेगा कि स्टेट को टैक्स देने में। ठीक है, स्टेट को भी टैक्स देना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मेजर चंक्स ऑफ जो भी पैसे उठाएंगे उसमें से 22% जो है स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाएंगे। उसके बाद जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती है, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती है उनको जो है सब्सिडी की तौर पे जो पैसे वैसे दिए जाते हैं, तो उसमें जो है 16% देने का काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलता है डिफेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि डिफेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है, तो डिफेंस में जो है 8% जो है पैसा जाएगा।
उसके बाद देख सकते हो जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम होती है, दो तरह की स्कीम होती है, एक होती है सेंटर सेक्टर स्कीम जिसमें सेंटर जो है 100% अपना पैसा डालता है, और दूसरी टाइप की स्कीम होती है इसमें सेंटर स्पॉन्सर स्कीम होती है, इसमें सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ रेशियो में जो है मोस्टली पैसे डाले जाते हैं। सेंटर कुछ पैसे डालता है, कुछ जो है स्टेट डालता है। अब मान लो कि 60 और 40 का रेशियो है, तो इसमें सेंटर 60% डालेगा, बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट डालेगा। तो इस 60% के लिए जो है गवर्नमेंट ने एम किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो 8% किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद जो है इंटरेस्ट पेमेंट जो है 20% का करने वाला है, और बाकी आप देख सकते हो कि फाइनेंस कमीशन अदर एंड अदर ट्रांसफर जो है 8% रहने वाला है, और पेंशनर जो भी रहेंगे उनके लिए जो है 4% के हिसाब से जो है पैसे जो है दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली कि कितना पैसा जो है कहाँ कहाँ से उठाने वाला है गवर्नमेंट, और कहाँ से कहाँ पे जो है ये पैसे देने वाला है। अब ये पैसा दे के और पैसा लेके जो हमारा जो अल्टीमेट एम है वो है विकसित भारत। विकसित भारत जो है हम करने वाले हैं 2047 में, जब हमारा इंडिया का पूरा 100 साल पूरा हो जाएगा, मतलब 1 सेंचुरी पूरा हो जाएगा, तब हम जो है विकसित भारत करने वाले हैं। और विकसित भारत के बारे में अब तक गवर्नमेंट ने कुछ भी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बताई थी, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है ये 5 जो है स्टेप्स लेके आई है एज अ विकसित भारत। अगर विकसित भारत के टाइम जो है ये गवर्नमेंट जो है अचीव कर लेगी, ऐसा कुछ कहना है जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का, और मोदी जो गवर्नमेंट है या मोदी कैबिनेट है इनका, ठीक। तो हम एक एक करके जो भी ये विकसित भारत का जो इंस्पिरेशन है इसको हम पढ़ते हैं, और एग्जाम के लिए आपको एग्जैक्ट ये सारे याद रखना है, ठीक है। इवन आपका जो इंटरव्यू अगर आप चाह रहे हो IPS PO, तो उसके लिए भी जो है आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विकसित भारत की बात करें तो पहला जो है एस्टेट ग्रोथ की बात की गई है, उसका सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है। तीसरी बात की गई है कि मिडिल क्लास का जो पावर है वो बढ़ाया जाए, जो स्पेंडिंग है वो बढ़ाया जाए, स्पेंडिंग पावर है उसको बढ़ाया जाए। तीसरी इन्होंने ये बात की है। चौथी बात की कि पब्लिक सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। और पांचवी बात की गई कि जो हाउस होल्ड के सेंटिमेंटल्स है उसको अपलिफ्टमेंट की जाए। तो ये 5 जो है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और आपको ये एग्जैक्ट जो है पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। और इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना, इसको जो ऊपर ऊपर से आप जो भी ये पॉइंट्स है इसको याद रख लो। यहाँ से या तो पूछा जाएगा कि कौन सा जो है इसमें से नहीं है एस्पिरेशन ऑफ विकसित भारत, या तो इसमें से इजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें ज़्यादा डीप में जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से हमारी पूरी जर्नी चालू होती है पार्ट ए की, जिसमें हम जो भी इनिशिएटिव है वो गवर्नमेंट ने जो भी लिए हैं हम उसको समझेंगे। तो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए गए हैं इनको नाम रखा गया गवर्नमेंट ने इंजन्स। तो ये आपको 4 इंजन्स दिख रहे होंगे, एक है एग्रीकल्चर, दूसरा MSME, तीसरा इन्वेस्टमेंट, चौथा है एक्सपोर्ट। तो हम इसके बारे में डिटेल में कवर करेंगे ये क्या क्या जो है इंजन्स है गवर्नमेंट के। उसके साथ ये इंजन जैसे कि कोई एक गाड़ी है तो गाड़ी को चलाने के लिए जो है फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही ये 4 जो इंजन्स हैं इसको चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, हम उसको आगे कवर करेंगे। और इसके साथ ही आपको इधर नीचे मिल भी रहा होगा जो अभी निर्मला सीतारमण ने जो कोट किया था बजट में, अ कंट्री इज़ नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज़ इट्स पीपल। तो ये याद रखना आपको, मैं आपको वापस रिपीट कर दिया हूँ यहाँ पे, जहाँ पे जिसकी वजह से आपको याद रह जाए ये चीज़, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम चलते हैं इंजन 1 ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं जो कि है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत कुछ स्कीम्स जो है लॉन्च की गई है। पहला स्कीम है प्रधानमंत्री धन या कृषि योजना, और ये डेवलपमेंट ऑफ एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तौर पे जाना जा रहा है। तो इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कुछ 100 डिस्ट्रिक्ट को जो है सिलेक्ट किया जाएगा, जिसमें रोप प्रोटेबिलिटी क्रॉप्स रहते हैं वहाँ पे, मतलब जो भी क्रॉप्स की जो इंटेंसिटी है वो कम हो या तो मॉडरेट लेवल पे हो, तो उसको जो है सेट किया जाएगा कुछ 100 डिस्ट्रिक्ट को, और उनको उनमें से कुछ जो 1.5 करोड़ फार्मर्स हैं उनको जो है बेनिफिट होने वाला है इस स्कीम के अंतर्गत। और इस स्कीम के अंतर्गत जो भी स्टेट गवर्नमेंट है इनके साथ पार्टनर करके ये जो है स्कीम लॉन्च करेंगे। बजट का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है यहाँ पे सारा आपको जो है डिटेल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यहाँ पे जो है आपको ऊपर ऊपर से पॉइंट बताए जाते हैं, फिर इसके ऊपर ही जो है अभी जो भी फ्यूचर में अभी स्कीम्स इसके ऊपर और ज़्यादा डेवलप्ड होगी, ठीक है। और जैसे कि ये पता होगा कि आपको ये इंटरमीडिएट बजट है, और फाइनल बजट जो है जून जुलाई के टाइम पे आएगा, ये इंटरमीडिएट बजट है, इसके ऊपर अब डिस्कशन होगी, फिर डिस्कशन के बाद पार्लियामेंट में फिर जो प्रेसिडेंट है वो असिस्ट करेंगे, उसके बाद जो है फाइनल होगा बजट, ठीक है। तो अभी के लिए जो भी आपको इनिशिएटिव भी दिख रहा होगा ये सिर्फ एक हेडलाइन है, इसके ऊपर जो फर्दर डेवलपमेंट होगी, और ये जो फर्दर डेवलपमेंट है वो आपको फ्यूचर में दिखेगा। तो बजट का एडवांटेज यही होता है कि आपने एक ही बार में पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या स्कीम्स है या क्या क्या जो है गवर्नमेंट प्लान कर रही है फ्यूचर में, और उसके ऊपर जो है जब डेवलपमेंट होती है तो आपको और अच्छे से न्यूज़ पूरा का पूरा समझ आ जाता है, बिकॉज हमने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी होती है, उसको बस आपको और एक्सटेंड करके पढ़ना होता है, तो इसलिए बजट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट थीम के ऊपर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट थीम है बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रिजिलेंस।
तो ये एक तरह का मल्टी सेक्टर प्रोग्राम होने वाला है, जो कि एड्रेस करेगा जो अंडर एम्प्लॉयमेंट रहती है इन एग्रीकल्चर। जैसे कि आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर से लोग भाग रहे हैं। अभी एग्रीकल्चर में मोस्टली क्या कर रहे हैं कि जो भी फार्मिंग कर भी रहा है उसके साथ वो फार्मिंग की जगह जो है सिटी में जा रहे हैं नौकरी के लिए, या तो लेबर का काम कर रहा है। तो वो क्या हो गया, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया हमारे इंडिया में, जिसकी वजह से जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है। और उसी को जो है एड्रेस करने के लिए ये एक तरह से बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलेंस जो है लॉन्च किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि स्किल दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट की जाएगी, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाएगी। और ये सब करने का कारण यही है कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर में उसको बढ़ावा दिया जाए। अब ऐसा बोला जा रहा है कि फर्स्ट फेज में जो है ये कुछ 100 डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट को जो है कवर करेगा, तो उसके बाद जो है सेकंड फेज भी लॉन्च होगा। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि फर्स्ट फेज में जो है 100 डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट जो है कवर होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया है आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। तो इंडिया को एज आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है पल्सेस में ये इनिशिएटिव लिया गया है, जिसके अंतर्गत ये टोटल 6 साल लंबा मिशन होने वाला है, जो कि फोकस करेगा तूर दाल में, उड़द दाल में और मसूर दाल में। और इसके अंतर्गत आपको एक जो दो इंस्टीट्यूट्स हैं वो नाम याद आपको रखने हैं। एक है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और दूसरा है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो है ये जो भी तूर दाल है या उड़द दाल है या मसूर दाल है, ये प्रोक्योर करने का काम करेंगे फार्मर से नेक्स्ट 4 साल तक, ठीक है। तो नेक्स्ट 4 साल तक ये जो है प्रोक्योर करेंगे और इनका काम होता है जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है फिर फर्दर जो इनके स्कीम्स होते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स या मार्केट में जो है इनका ही काम होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अब जो है पल्सेस उठाने के लिए ये दो ऑर्गेनाइजेशन पिक्चर में आएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, नाम आपको याद रखने हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये मैंने आपको बोर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, और बाकी ये जो है आपको बोर्ड में नहीं दिख रहा होगा। ये बोर्ड में नहीं लिखने का कारण ये है कि ये लेसन बोर्ड में आता है, ठीक है। तो अगर आप इसको स्किप करना चाहो तो कर भी सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूरी है, एक बार तो पढ़ ही लेना। लेकिन एग्जाम के टाइम पे आपको इसको स्किप करना है, आप सीधे जो बोर्ड में लिखा है आपको इसको कवर करना है। तो चौथे स्कीम के बारे में पढ़ते तो ये आ रहा है कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल एंड फूड के लिए जो है लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत बोला गया कि ये प्रमोट करेगा प्रोडक्शन, जो भी सप्लाई चेन है उसको बढ़ाने का काम करेगा, प्रोसेस करने का काम करेगा और बेटर प्राइसिंग देने का काम करेगा फार्मर्स को। और इसके लिए जो है कोलैबोरेशन की जाएगी स्टेट्स के साथ, ठीक है। तो ये लेसन बोर्ड में आता है और इसके बारे में ज़्यादा डिपेंड जाने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट जो है एक तरह का मखीना बोर्ड जो है लॉन्च किया गया है बिहार में, और इस बोर्ड का काम होने वाला है कि जो भी मखीना है उसकी मार्केटिंग और एडिशनल वैल्यू की जाए, ठीक है। तो उसी के लिए जो है एक डेडिकेटेड बोर्ड जो है बनाया गया है बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो एक नेशनल मिशन ऑन हाई यील्ड सीडिंग के ऊपर जो है ये मिशन लॉन्च किया गया है। अब सीड क्या होता है कि अब जो मार्केट में जो सीड्स आ रहे हैं वो इतनी ज़्यादा हाई यील्ड नहीं होते, मतलब इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती। तो इस मिशन के अंतर्गत बोला गया था कि हम जो है गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है सीड लाएगी और कुछ 100 सीड की जो है वैरायटी लाने वाली है, ठीक है। और ये सीड ऐसी नहीं है कि डायरेक्टली मार्केट में उतारा जाएगा, इसके ऊपर प्रॉपरली रिसर्च होगा, टारगेटेड डेवलपमेंट होगी और फिर जैसे कमर्शियली कैसे बेचा जाए वो सब चीज़ें देखी जाएगी अंडर दिस मिशन, ठीक है। इसके बारे में मिशन के बारे में डिटेल नहीं आया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिटेल जो है अभी फ्यूचर में आएगा। अभी के लिए जो है इन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर से जो है जो भी हेडलाइन है वो बताया हुआ है। तो अभी आपको भी ऊपर ऊपर से पढ़ना है। अगर आपका एग्जाम अगर SBI क्लर्क है या SBI PO है या तो IPS PO का जो इंटरव्यू है तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है। तो ये सब चीज़ तभी आप बता पाओगे अगर आपने कवर किया हो बजट, ठीक है। तो अभी फ्यूचर में डेवलपमेंट आएगी, हम डेवलपमेंट तब पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको इतना याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर फिशरी फ्रेमवर्क। तो फिशरी फ्रेमवर्क जो है एक तरह से लॉन्च किया गया है, जो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है यहाँ पे और जो हाई सीज है वहाँ पे। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स कौन सी होती है? अब हाँ, इंडिया है, इंडिया के जो बाहर है, ये मान लीजिए इंडिया का लैंड है, इसके जो 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर जो सी वाटर है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आती है। उसके अंदर जो भी पेट्रोलियम है, जो भी नेचुरल गैस है, वो जो है इंडिया का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी कि 200 नॉटिकल माइल, एग्जाम में याद रखना आपको, 200 नॉटिकल माइल जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की तरह माना जाता है। और बोला जा रहा है कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है यहाँ पे जो है फिशरी फ्रेमवर्क लॉन्च किया जाएगा। इसी के साथ जो लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार है, आइलैंड है, इस पे भी जो है फोकस किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत, इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। तो मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए जो है एक तरह का 5 साल लंबा मिशन होने वाला है, जिसके अंतर्गत ये इंप्रूव करेगा कि जो भी कॉटन की फार्मिंग है
वो अच्छे से अच्छे हो पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आ रहा है कि एनहेंस करेगा क्रेडिट थ्रू केसीसी। तो आपको पता होगी मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। और जो भी मेरा डेली करंट अफेयर्स या तो जो मेरा वीकली करंट अफेयर्स पढ़ रहा होगा तो उनको तो ज़रूर ये चीज़ पता होगी कि जो भी केसीसी लेता है उसको अगर टाइम पे करता है लोन, तो उनको जो है एक तरह से सबवेंशन दी जाती है, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाती है। तो वो जो है पहले 3 लाख रुपये दी जाती थी, अब जो है उसको बढ़ा के 5 लाख रुपये कर दिया गया है अंडर केसीसी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट एक तरह से एक यूरिया प्लांट जो है आसाम में लॉन्च किया गया है, और आसाम में भी कहाँ नाम रूप जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है ये यूरिया प्लांट जो है इसकी कैपेसिटी रहने वाली है 12.6 लाख मैट्रिक टन की। ठीक है, तो आप देख सकते हो कुछ कुछ जगह जैसे यूरिया प्लांट है, ये लेसन पॉइंट में आता है। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, ये भी लेसन पॉइंट में आता है। तो आपको इधर जो है बोल्ड में नहीं मिल रहा होगा, आपको जो है नॉन बोल्ड में मिल रहा होगा। तो ये नॉन बोल्ड में देने का कारण है कि आपको पहचान पाओगे क्या इंपॉर्टेंट होता है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम के लिए। तो ये हो गया हमारा इंजन 1 खत्म। और इंजन 1 खत्म होने के साथ ही मैंने इधर आपको समरी प्रोवाइड कर दी गई है, जहाँ से अब जो है ये जो भी स्कीम है इसको आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो एक ही पेज में। अब नेक्स्ट चलते हैं इंजन 2 ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं, जो कि है एमएसएमई। अब एमएसएमई की जो है डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। एमएसएमई का जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर था उसको बढ़ा के 2.5% बढ़ा दिया गया है, जो इन्वेस्टमेंट था वो, और जो टर्नओवर था लिमिट उसको भी जो है 2 टाइम बढ़ा दिया गया है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कितना जो है बढ़ाया गया है। तो एमएसएमई के अंतर्गत जैसे कि फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो एक आता है माइक्रो एंटरप्राइज, एक आता है स्मॉल एंटरप्राइज, एक होता है मीडियम एंटरप्राइज। तो पहले जो था वो माइक्रो एंटरप्राइज में जो करंट इन्वेस्टमेंट थी वो 1 करोड़ रुपये थी, ये करोड़ में बात हो रही है। पहले जो थे वो 1 करोड़ मिनिमम होना पड़ता था, अब रिवाइज करके 2.5 करोड़ रुपये जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला गया है। पहले जो टर्नओवर रहता था वो 5 करोड़ रहता था, और अब जो है 10 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए बोला गया है। अब स्मॉल एंटरप्राइज की बात करें तो पहले जो है वो 10 करोड़ जिनका भी रहता था उनको एज ए स्मॉल एंटरप्राइज रिप्रेजेंट करते थे, अब जो है इसका लिमिट बढ़ा के जो है 25 करोड़ कर दिया गया है। और टर्नओवर की बात करें तो पहले 50 करोड़ था और अब जो है 100 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट चलता है नेक्स्ट मीडियम एंटरप्राइज की बात करें तो मीडियम एंटरप्राइज का जो करंट अभी जो है वो 50 करोड़ है, और अब इसको बढ़ा के 125 करोड़ कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू है। अब जो भी 125 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट होगा उसी को जो है एज अ मीडियम एंटरप्राइज जो है डिक्लेयर किया जाएगा। और उसका टर्नओवर की बात करें तो पहले जो है 250 करोड़ का जो टर्नओवर था उसको जो है एज अ मीडियम एंटरप्राइज जो है डिक्लेयर किया गया था, और अब जो है टर्नओवर बढ़ा के जो है 500 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आते हैं, तो ये दोनों के दोनों आपको कवर करने हैं। और नेक्स्ट जो है न्यूज़ आ रहा है क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइज। अब ये आप देख रहे हो माइक्रो एंटरप्राइज, तो इनको जो है क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती थी, और उसकी भी जो है कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं, हम उसको कवर करते हैं। तो पहले क्या था कि जो भी उद्यम पोर्टल में रजिस्टर्ड है, उद्यम पोर्टल क्या करता है, जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी लोग हैं या तो जो भी लेबर है उनको जो है रजिस्टर कर सकते हो। और मैं इसके अंतर्गत जो माइक्रो एंटरप्राइज है वो भी रजिस्टर्ड रहते हैं। और इसके अंतर्गत जो क्रेडिट लिमिट है पहले जो था वो 5 लाख का था, और अब बढ़ा के इसको 10 लाख का कर दिया गया है। और जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए पहले 10 लाख का था, और अब जो है उसको बढ़ा के 20 लाख का कर दिया गया है। और एक्सपोर्टर जो भी एमएसएमई है उनका जो टर्म टर्म लोन है वो भी जो है 20 करोड़ तक कर दिया गया है। तो इस चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको दोनों बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स। जैसे नाम से पता लग रहा है कि ये स्टार्टअप्स को फंड देने के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है। ये एक तरह का नया फंड होने वाला है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है ये एक तरह फ्रेश कंट्रीब्यूशन करेगा 10,000 करोड़ तक का, और ये दिया जाएगा जो भी स्टार्टअप्स होते हैं इनको। ठीक है, स्टार्टअप्स के लिए आपको पता होगा कुछ हैकाथॉन्स भी होते रहते हैं, तो वो हैकाथॉन का जो भी फंडिंग दी जाती है वो यहीं से दी जाती है। अब 10,000 करोड़ है तो यहीं से कहीं आरबीआई जो है यहाँ से पैसे निकाल के हैकाथॉन में जो है पैसा दे देगा, और वो जो है स्टार्टअप्स को बाद में दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसी सबको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलता है नेक्स्ट, स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्राइज। ये एक तरह का स्कीम लॉन्च किया गया है, जो कि पहली बार लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऐसा स्कीम, तो ये जो है एक तरह का नया स्कीम है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कुछ 5 लाख वुमेन, उसके साथ ST SC जो भी एंटरप्राइज है उनको एम करता है ये स्कीम, जो कि प्रोवाइड करता है एक तरह का टर्म लोन, जो कि 2 करोड़ रुपए तक रह सकता है और 5 साल तक रह सकता है। तो नेक्स्ट 5 ईयर तक जो है ये 2 करोड़ का लोन जो है ऐसा टर्म लोन जो है दिया जाएंगे, जो भी वुमेन्स है उनको, ST SC जो भी है उनको। ठीक है, नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर।
अब लेदर सेक्टर की बात करें तो कानपुर, आगरा, यहाँ पे जो है बहुत बड़ा लेदर सेक्टर है, और इसी लेदर सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए, और लेदर जो है हमारे इंडिया में उसकी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ पाए, उसी के लिए जो है ये स्कीम लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि ये कुछ 22 लाख जॉब जो है जनरेट करेगा, और इसके 22 लाख जॉब जो है जनरेट करेगा, और ये जो है कुछ 4 लाख करोड़ जो है एज अ टर्नओवर जनरेट करने का काम करेगा, और 1.1 लाख करोड़ जो है एज अ एक्सपोर्ट भी करने का काम करेगा अंडर दिस न्यू स्कीम के अंदर का। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिटेल है, बट ज़्यादा डिटेल नहीं है इसके बारे में भी, जब ये स्कीम आएगी पूरी की पूरी तब इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पता लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मेजर ऑफ द टॉय सेक्टर। अब टॉय सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा जो है चाइना में है, और यही टॉय सेक्टर अब इंडिया में भी बढ़ पाए, उसी के लिए जो है बोला जा रहा है ये हाई क्वालिटी टॉय देने का काम करेगा, और इनोवेटिव और सस्टेनेबल टॉय प्रोडक्शन करने का काम करेगा हमारे इंडिया में भी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग। तो इसके लिए जो है एक तरह का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज एंड मैनेजमेंट जो है बिहार में खोला जा रहा है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि फूड प्रोसेसिंग को सपोर्ट करने के लिए एक तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज एंड मैनेजमेंट सेटअप करने जा रहे हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कहाँ पे करने जा रहे हैं, बिहार में करने जा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग मिशन फिशरिंग इन मेक इन इंडिया। तो ये मेक इन इंडिया जो कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है, इसको जो है अनाउंस किया गया है अंडर दिस। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो भी MSE, मतलब MSE के साथ जो L आता है, मतलब कि स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्री, इसको बूस्ट करने का काम करेगी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इनका बढ़ पाए, तो ये जो है एक तरह से इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो ये जो था हमारा सेकंड इंजन खत्म हो गया, और सेकंड इंजन था वो था MSME में, जो फर्स्ट इंजन था वो था हमारा एग्रीकल्चर में। अब आगे हम लोग थर्ड इंजन में, जो कि है इन्वेस्टमेंट, और इस इन्वेस्टमेंट में आपको A, B और C तीन तरह के जो है इन्वेस्टमेंट मिलने वाले हैं, और हम जो है कवर करते हैं पहले तो ए के अंदर का जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये लिया गया है सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0। अब पोषण अभियान के अंदर आपको पता होगा कि जो भी स्कूल्स होते हैं वहाँ पे खाना जो है प्रोवाइड किया जाता है, न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड किया जाता है, तो ये जो है न्यूट्रिशन फूड अब 2.0 के अंतर्गत किया जाएगा, बिकॉज 1.0 जो है ख़त्म हो चुका है, और अब जो है अब 2.0 के अंतर्गत जो है कैसे कॉस्ट देने वाले हैं, इसके ऊपर डिटेल नहीं आई है, बट ऐसा बोला जा रहा है कि कॉस्ट का जो भी नॉर्म्स है वो डिक्लेयर किया जाएगा फ्यूचर में, और वो किया जाएगा न्यूट्रिशन सपोर्ट देने के लिए पोषण 2.0 के अंतर्गत। नेक्स्ट जो है वो है अटल ट्विंकलिंग लैब। अब अटल ट्विंकलिंग लैब जो है आपको पता होगा, ये अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत आता है, जो कि नीति आयोग का पार्ट है। तो अटल इनोवेशन ट्विंकलिंग लैब जो है टोटल 50,000 बनाने की बात कर रहा है गवर्नमेंट, और ये जो है नेक्स्ट 5 ईयर में बनाने जा रहा है। आपको एक्जैक्ट वैल्यू याद रखनी है कि 50,000 अटल ट्विंकलिंग लैब बनाया जाएगा, और नेक्स्ट 5 ईयर में बनाया जाएगा, ये भी आपको एक्जैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बोला जा रहा है कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी स्कूल्स में, और जो हॉस्पिटल्स रहते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर रहते हैं, वहाँ पे जो है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी अंडर दी भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, सेकेंडरी स्कूल्स होती है, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर होती है, जो भी रूरल एरिया में रहता है, वहाँ पे जो है भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, बिकॉज रूरल एरिया में ब्रॉडबैंड अब तक पहुँचा नहीं है, और पहुँचा भी है तो फिर सही से स्पीड नहीं आती है, बहुत सारे इश्यूज रहती हैं, और ब्रॉडबैंड का जो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक अच्छा स्टेप है, जहाँ पे जो स्कूल है वो भी अच्छा बेनिफिट उठा पाएंगे, जो भी सेकेंडरी स्कूल है। वैसे तो बच्चे ख़राब बेनिफिट उठाते हैं नेट का। नेक्स्ट जो है वो है पब्लिक हेल्थ सेक्टर में भी जो है नेट की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर भी जो है बेनिफिट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। तो इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि कोई भी लैंग्वेज वाली बुक है, ठीक है, इंडियन लैंग्वेज की बुक, कोई भी लैंग्वेज में, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता हिंदी में, इंग्लिश में, वो मराठी में हो सकती है, गुजराती में हो सकती है, बंगाली में हो सकती है, असामीज़ में हो सकती है। तो वो सब जो भी बुक्स है वो सब जो है उठाया जाएगा स्कूल हाई एजुकेशन से, और उसको जो है डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, और ये किया जाएगा अंडर दी भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम के अंदर का। ठीक है, तो जो भी बुक्स हैं इंडियन लैंग्वेज में उसको जो है डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कराया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्कीम आ रहा है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्केलिंग। तो ये इसके अंतर्गत टोटल 5 सेंटर बनाए जाएंगे, और इसमें जो है ग्लोबल एक्सपर्टीज़ भी रहने वाली है। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप की जाएगी मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर दी वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे। तो एक तरह का 5 तरह के सेंटर खोलने वाले हैं, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्केलिंग।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 5 नए आईआईटी बनाने वाले हैं। और आईआईटी की बात करें तो इस स्टार्टेड आफ्टर 2024 के बाद ही जो स्टार्ट हो गया था, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कुछ 6,500 जो है स्टूडेंट्स को जो है एकोमोडेट करने का काम करेगा ये 5 जो नए आईआईटी खुलने जा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई फॉर एजुकेशन जो है लॉन्च किया गया है, और इसके अंतर्गत जो है कुछ 500 करोड़ रुपये देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपको बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये फास्ट नहीं है। अगर आप डेटा कवर करोगे, आप मेरा डेटा कवर कर सकते हो, बैंकिंग साथी का डेटा कवर कर सकते हो, या कोई भी टीचर कवर कर सकते हो, आपको डेटा सेम मिलेगा। और मैंने बस आपको जो फॉर्मेट है वो आपको टेबलर फॉर्म में देकर रखा है, जिसकी वजह से आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े और आपको बार बार पीपीटी स्लाइड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए आपको थोड़ा कम लग रहा होगा, और मैं थोड़ा फास्ट भी पढ़ा रहा हूँ। और बाकी कोई रीज़न नहीं है कि आपको कोई कंटेंट यहाँ पे कम मिल रहा है या कोई दूसरे टीचर में आपको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, कंटेंट आपको बराबर मिलेगा। बट वही चीज़ है कि मैं आपको शॉर्ट में और क्लिप्स में देता हूँ, जिसके से आपको इधर कम दिख रहा होगा और नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े, उसकी वजह से मैं आपको ऐसा कंटेंट देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये मत समझना कि आप कि कंटेंट तो ये कम दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कंटेंट जो है रिलेवेंट कंटेंट ही प्रोवाइड करता हूँ, कोई ऐसा बेकार का कुछ प्रोवाइड नहीं करता आपको यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये आ रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। तो मेडिकल एजुकेशन में कुछ 10,000 जो है एडिशनल सीट जो है ऐड करने वाला है। जैसे कि आपको पता हो कि डॉक्टर की हमारे इंडिया में अभी कमी है, उसकी वजह से जो है मेडिकल एजुकेशन में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और बोला जा रहा है कुछ 10,000 एडिशनल सीट जो है ऐड किया जाएगा नेक्स्ट ईयर में। और टोटल 5 साल में बात करें तो कुछ 75,000 जो है सीट्स जो है ऐड करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, डे केयर कैंसर सेंटर इन डिस्ट्रिक्ट खोला जाएगा। तो ऐसा बोला जा रहा है कुछ 200 डिस्ट्रिक्ट डे केयर कैंसर सेंटर जो है खोला जाएगा 2025-26 में। और बोला जा रहा है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट और हॉस्पिटल है वो सब में जो है नेक्स्ट ईयर 3 ईयर में ऐसा कुछ सेंटर खुलने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि जो है लॉन्च किया गया था कोविड के टाइम पे, लोगों के पास पैसे नहीं थे। अब टपरी वाला है, ठीक है, कोई गोलगप्पा बेचता है। अगर कोविड के टाइम में क्या हो गया था कि वो गोलगप्पा नहीं बेच पा रहा था, या टपरी वाला जो है टपरी में अपना सामान नहीं बेच पा रहा था, तो तब जाके ये स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसके अंतर्गत जो भी टपरी वाले हैं, जो भी लेबर है, उनको जो है सपोर्ट देने का काम करता था। और ये स्कीम जो है कोविड के टाइम से ही एक्सटेंड किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि कोई भी पर्सन को अगर बैंक लोन लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। उसी के साथ अगर कोई भी पर्सन अगर यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड लेना चाहे तो उसकी भी जो है लिमिट पहले 10,000 थी, उसके बाद 20,000, अब जो है 30,000 लिमिट बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो अब जो है 30,000 की लिमिट इसकी है, इसे आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लॉन्च की जाएंगी। जैसे ई श्रम पोर्टल है, इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो पर्सन होते हैं वो आते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर के लिए जैसे आपको पता होगा अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य वर्कर के लिए जो है ग्रीक वर्कर के लिए जो है लॉन्च किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है अभी फ्यूचर में इसके बारे में और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, बट अभी आपको याद रखना है कि सोशल सिक्योरिटी के लिए जो है ऐसा कुछ लॉन्च करने जा रही है गवर्नमेंट, ठीक है। ग्रीक वर्कर के लिए कुछ हेल्थ केयर जो है लॉन्च किया जा रहा है। और ई श्रम पोर्टल में जो है रजिस्ट्रेशन और ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। ये मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बजट में जो है पढ़ने लायक चीज़ें बहुत कम होती है। जैसे आपको यहाँ पे मिल रहा होगा ना कि 200 सेंटर खोल दिए या स्वनिधि में इतना लिमिट दे दिया, ये सारी चीज़ें होती है पढ़ने की। बाकी चीज़ें तो स्किप करने की होती है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि ये सब कुछ काम के नहीं होते, मेडिकल सेंटर ये सब कभी नहीं पूछे जाते हैं। मैं आपको सीधा बताना चाहूँगा, ये सब आपको कभी नहीं पूछे जाते हैं, ये आप सीधे स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं होती इसमें। लेकिन एक बार तो आग घुमा ही लेना, अभी आपका इंटरव्यू होगा, वहाँ पे आपको कवर करवा सकता है, या तो एग्जामिनर का भी मूड खिसक गया तो उल्टा फुल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है, तब प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए कवर करना ज़रूरी बन जाता है। वैसे तो आप इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं बी। अभी हमने ए ख़त्म किया, इन्वेस्टमेंट इंजन 3 का, अब खत्म करते हैं बी। बी है इन्वेस्टिंग इन द इकोनॉमी, जिसमें जो पहला जो है इनिशिएटिव लिया गया है, आई थिंक मैंने इधर वर्ड ही गलत लिख दिया इनिशिएटिव का, कोई नहीं, इसको मैं आपको जो PDF है वहाँ पे सही कर दूंगा। तो ये इनिशिएटिव पहला जो लिया गया है वो लिया गया है सपोर्ट टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करने वाली है 1.5 लाख करोड़ का। और ये जो है 50 साल का जो है इंटरेस्ट फ्री लोन होने वाला है स्टेट्स के लिए, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो भी स्टेट्स है वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिफॉर्म इनिशिएटिव ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए जो है ये 1.5 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं, और ये 50 साल के लिए दिए जा रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो एसिड मोनेटाइजेशन प्लान 2025-30 का जो है लॉन्च किया गया है। और ये जो है सेकंड प्लान जो है, पहला प्लान जो है लॉन्च किया था 2021 अगस्त के महीने में, और अब जो है ये सेकंड टाइम लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कुछ 10 लाख करोड़ जो है देने का काम करेगा। और पहले टाइम में जब लॉन्च किया था 2021 में,
तब जो है 6 लाख का ये लॉन्च किया गया था। अब ये है क्या चीज़, हम उसको कवर करते हैं। ये एक तरह का मोनेटाइजेशन प्लान है जिसके अंतर्गत जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है इनके पास कोई तो कोई जगह पड़ी रहेगी, ऐसे बेकार जगह। अब मान लीजिए कोई जगह पड़ी है, ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा ये प्रोजेक्ट बनाएंगे बट बना नहीं पाए, या मान लीजिए कोई एयरपोर्ट बनाना है, ठीक है, एयरपोर्ट पुराना वाला एयरपोर्ट वो छोड़ देते हैं, ठीक है। कोलकाता में से एग्जांपल है तो कोलकाता का ही, तो कोलकाता में जब नया एयरपोर्ट बना था तो पुराना जो एयरपोर्ट था वो अभी बेकार पड़ा हुआ है। तो वो क्या करते हैं, अंडर दिस प्लान वो जो पुराना एयरपोर्ट है ना उसको बेचने की कोशिश करते हैं, उनका सामान बेचने की कोशिश करते हैं, उनका टेबल है, चेयर है, वो सब बेचने की कोशिश करते हैं अंडर दिस एसिड मोनेटाइजेशन प्लान, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी है वो बेची जाती है। तो इसके लिए जो है इस बार का बजट रखा गया 10 लाख करोड़ रुपये, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया जो प्लान है। अब नेक्स्ट जो है जल जीवन मिशन। अब जल जीवन मिशन के अंदर क्या बोला गया था कि हर घर में जो है टैब लगाया जाएगा, जो रूरल एरिया है वहाँ पे जो है हर घर में टैब लगाया जाएगा। ये जो है अभी 2024-25 में ही जल जीवन मिशन जो है इसकी एंडिंग हो गई थी, और अब जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और इसमें जो है आउटले कितना रखा गया है वो नहीं बताया गया है, वो भी आपको फ्यूचर में पता लगेगा। अभी आपको याद रखना है कि 2028 तक जो है जल जीवन मिशन को एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है उड़े देश का आम नागरिक। तो उड़े देश का आम नागरिक जो कि गवर्नमेंट ने निकाला था 2015 में, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट का प्लान था कि हर एक जो मिडिल क्लास पर्सन है वो जो है फ़्लाइट यूज़ कर पाए। बट आई थिंक ये सक्सेसफुल नहीं रहा गवर्नमेंट का, बिकॉज आप देख सकते हो कि फ़्लाइट का रेट इतना भी कम नहीं है कि एक मिडिल क्लास पर्सन जो है फ़्लाइट में ट्रैवल कर पाए। लेकिन तब भी गवर्नमेंट और जो है कोशिश कर रहा है, और अब जो है जो भी उड़ान स्कीम है इसको मॉडिफाई किया गया है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कुछ 120 नए डेस्टिनेशन को ऐड किया गया है, और कुछ 4 करोड़ पैसेंजर को 10 साल में जो है कैरी करने का काम करेगा अंडर दिस स्कीम, ठीक है। तो ये जो भी 120 न्यू डेस्टिनेशन है इसके अंतर्गत हिली एरियाज आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ठीक है, स्मॉल एयरपोर्ट जो भी रहते हैं ये सब कवर करते हैं उड़ान स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मरीन टाइम डेवलपमेंट फंड। तो एक तरह का डेवलपमेंट फंड है जो भी मरीन टाइम में यूज़ किया जाता है। तो इसके अंतर्गत कुछ 25,000 करोड़ रुपए जो है फंड करने वाला है, सेटअप करने वाला है गवर्नमेंट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जो पैसे रहने वाले हैं वो मिलेगा आपको 49%, नहीं 49%। और उसके बाद बाकी जो है पोर्ट और प्राइवेट जो है सेक्टर वो पैसे पे करेगी, मतलब 51% जो है प्राइवेट सेक्टर जो है पे करेगी, जो 25,000 करोड़ का फंड है जो सेटअप किया है सेंट्रल गवर्नमेंट का इसका। और बाकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 49% पे करने वाली है। नेक्स्ट जो है वो है स्वामी फंड 2। अब जैसे नाम से पता लग रहा है कि ये जो है, नहीं नहीं नाम से नहीं, सॉरी ये थोड़ा मैंने गलत बता दिया आपको, नाम से नहीं। ये जो है स्वामी फंड 2, ये 15,000 करोड़ का जो है फंड होने वाला है, जो कि 1 लाख ड्रिलिंग यूनिट्स को दिए जाएंगे। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन रहने वाला है वो गवर्नमेंट का, बैंक्स का और प्राइवेट जो भी इन्वेस्टर्स हैं इनका रहने वाला है, ठीक है। तो स्वामी से कुछ लिंक नहीं है, बस आपको याद रखना है कि ड्रिलिंग के लिए बनाया जा रहा है, और इसके लिए जो है 15,000 करोड़ रुपये देने की बात कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक्स और प्राइवेट इन्वेस्टर सब मिलकर जो है इतना पैसा देंगे। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लीड ग्रोथ। तो इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि टॉप 50 टूरिस्ट साइट्स ऐसी रहेंगी जिसको डेवलप किया जाएगा स्टेट्स की हद से, ठीक है। और ये किया जाएगा एज अ चैलेंज मोड की तरह से डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड अंतर्गत टोटल 1 लाख करोड़ का जो है फंड होने वाला है, जिसके अंतर्गत जो जो भी स्टेट्स है अगर उनको कोई भी सिटी है उसको डेवलप करना है तो उसके लिए जो है फंडिंग दी जाएगी। तो सिटी एज अ ग्रोथ हब, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटी, मतलब पहले कोई सिटी है उसको रीडेवलप करना है, उसमें पाइपलाइन बिछाना है, रास्ते ठीक करने हैं, तो उसके लिए जो है ये पैसे दिए जाएंगे 1 लाख करोड़। उसके बाद जो है वाटर एंड सैनिटेशन में कुछ काम करना है तो उसके लिए पैसे दिए जाएंगे। तो 2025-26 की बात करें तो इसके अंतर्गत कुछ 10,000 करोड़ अभी अलॉट किए जाएंगे और बाकी जो है फ्यूचर में अलॉट किए जाएंगे। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत। तो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के अंतर्गत बोला जा रहा है कुछ 20,000 करोड़ जो है एलोकेट किए जाएंगे, और ये किया जाएगा 2033 तक, ठीक है। और ये जो स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर है इसके लिए जो है ये अलॉट किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं शिप बिल्डिंग। तो अब शिप बिल्डिंग के लिए भी ये कुछ फाइनेंस एक्सटेंड देने वाला है, ये एग्जाम के लेसन पॉइंट में आता है और इसमें कुछ डेटा नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और नेक्स्ट जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं बिहार में। अब दो चीज़ें होती है, एक होता है ग्रीनफील्ड, एक होता है आप देख सकते हो ब्राउनफील्ड। अब ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड में क्या डिफरेंस होता है वो समझते हैं। अब मान लीजिए कोई भी एयरपोर्ट है या कोई भी एरिया है जहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट है उसको एकदम स्क्रैच से बनाया जा रहा हो तो उसको ग्रीनफील्ड बोला जाता है।
अब कोई भी एयरपोर्ट या तो कोई भी प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है उसके ऊपर और ज़्यादा हम उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में उसको ब्राउनफील्ड बोला जाता है। ठीक है, तो ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड का मतलब समझ आ गया। अब इस एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अभी कोई एयरपोर्ट है जिसका ऑलरेडी रनवे बना हुआ है, लेकिन वो प्रोजेक्ट रुक गया कुछ 10 साल तक, उसके ऊपर अब गवर्नमेंट आई है कि हम उसको प्रोजेक्ट को वापस स्टार्ट करते हैं, तो वो प्रोजेक्ट जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं रहेगा, वो जो है ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये जो है एक्सटेंशन होने वाला है पटना एयरपोर्ट का। जैसे कि दिल्ली में ऑलरेडी आईजीआई एयरपोर्ट है, उसके साथ ही जो है नोएडा एयरपोर्ट भी बन रहा है, तो वैसे ही कुछ मान सकते हो कि ऑलरेडी पटना में एयरपोर्ट है, तो उसका जो है भीड़ कम करने के लिए एक तरह से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है अब बिहार में बनने जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है वेस्टर्न कोसी कैनल प्रोजेक्ट जो है बनने वाला है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि वेस्टर्न कोसी प्रोजेक्ट जो है बनने वाला है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं माइनिंग सेक्टर रिफॉर्म। कुछ माइनिंग सेक्टर के ऊपर कुछ पॉलिसीज आने वाली है जो लोग अभी तक आई नहीं है, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो, कोई इतना बड़ी बात नहीं है, तो इसको आप स्किप करोगे कोई बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, तो पीपी पार्टनरशिप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लॉन्च किया गया है पीपी मॉडल पे, और इसमें बोला गया है कि 3 साल का ये कुछ प्लान होने वाला है, पाइपलाइन प्लान होने वाला है अंडर द पीपी मॉडल। ठीक है, तो ये हो गया जो हमारा इन्वेस्टमेंट था इंजन 2। और इसमें आप देख सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, और कुछ ही जो थे वो इंपॉर्टेंट थे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्किप करने लायक जो भी थे, जो भी आपको इनिशिएटिव मिल रहे थे वो मिल रहे थे। और मेरा काम यही है कि आपको जो भी कंटेंट है वो प्रोवाइड करूँ एटलीस्ट, और ये आपके ऊपर, आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है। आप पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, और आप स्किप करना चाहो तो भी आप स्किप कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि क्या पढ़ना ज़रूरी है क्या पढ़ना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है सी, इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन। तो इसके अंदर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देने वाली है 20,000 करोड़ का, और ये अलॉटमेंट होगा कि R&D जो है प्राइवेट सेक्टर में बढ़ पाए उसके लिए। और नेक्स्ट जो है वो है डीप टेक फंड ऑफ फंड्स। तो ये दे जाएंगे जो भी डीप टेक, जैसे AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, तो इसके अंदर गहरी एक डीप टेक भी आता है। तो डीप टेक के जो भी स्टार्टअप्स होते हैं उनको जो है फंड करने का काम करेगा, और कितना करेगा वो अभी बताया नहीं है, वो फ्यूचर में बताया जाएगा। नेक्स्ट जो है PM रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। तो PM रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम एक तरह का स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, और ये दिया जाता है जो भी रिसर्चर होते हैं उनको। तो ये जो है कुछ 10,000 फेलोशिप जो भी रहेंगे उनको दिए जाएंगे, और जो भी IIT से या ISC के जो स्टूडेंट है या टीचर है या जो रिसर्च कर रहे हैं वहाँ पे, उनको जो है ये एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है जेम्स बैंक फॉर क्रॉप्स जर्म जैम प्राइस जो है लॉन्च किया गया है। अब ये है क्या? अब देखिए, कोई क्रॉप्स ऐसे रहते हैं जो कि ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उनको उनका जो जीन्स जो है बचा के रखने के लिए गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स लेती है। तो ये ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऐसा पहली बार कर रही है, ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है इसका नेशनल जीन बैंक जो है 1996 में जो है बनाया गया था, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था न्यू दिल्ली में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जनरेटिव रिसोर्स में। ठीक है, तो ये न्यू दिल्ली में एक सेंटर है जहाँ पे ऑलरेडी पहला बनाया हुआ था। अब जो है इसका सेकंड बैंक जो है बनने वाला है, जिसके अंदर बोला जा रहा है कुछ 10 लाख जर्मन प्लस जो है बनाएंगे, और ये जो है फ्यूचर फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को बचाने के लिए ये किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो डैमेज किए जा रहे हैं ये इन्वायरमेंट डैमेज की वजह से जो है क्रॉप जो है अब एंड होते जा रहा है, और क्रॉप को बचाने के लिए ही जो है ऐसे बैंक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है नेशनल जियो स्पेक्ट्रल सैटेलाइट मिशन। तो ये किया गया है कि जो भी जियो स्पेक्ट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है डेवलप करने के लिए, तो ये भी लेसन पॉइंट में आता है, आप इसको भी स्किप कर सकते हो, बाकी आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई दिया क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट चलता है ज्ञान भारतम मिशन। तो इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट हो, ठीक है, हिस्ट्री का कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट हो, हेरिटेज हो, कोई भी लाइब्रेरी हो, कोई भी प्राइवेट कलेक्टर्स हो, वो सब जगह से जो है मैन्युस्क्रिप्ट उठाया जाएगा, और उस मैन्युस्क्रिप्ट को जो है इस मिशन के अंतर्गत लाया जाएगा। ठीक है, तो इस मिशन के अंदर बोला जा रहा है 1 करोड़ जो है मैन्युस्क्रिप्ट को कवर करने का काम करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, और इसके ऊपर अभी फ्यूचर में और ज़्यादा डिटेल आएगी, बट आपको अभी के लिए इतना रखना है कि ये जो है मैन्युस्क्रिप्ट कवर करने का काम करता है ये मिशन। नेक्स्ट फोर्थ इंजन, हमने पहला इंजन किसके ऊपर पढ़ा? पहला इंजन था हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर। सेकंड इंजन किसके ऊपर था? सेकंड इंजन था हमारा MSME के ऊपर। थर्ड इंजन किसके ऊपर था? थर्ड इंजन था हमारा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। फोर्थ इंजन किसके ऊपर है? फोर्थ इंजन है हमारा एक्सपोर्ट के ऊपर। तो एक्सपोर्ट के ऊपर पहला जो आ रहा है वो आ रहा है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंतर्गत बोला जा रहा है कि ये जो है मिशन जो मिनिस्टर टारगेट करता है और सेक्टरल टारगेट करने का काम करता है,
और इसको जो है जॉइंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई मिलकर जो है इस मिशन को लॉन्च करने वाला है। नेक्स्ट जो है भारत ट्रेड नेट के बारे में बात की गई है, जिसके अंतर्गत जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है उसको डॉक्यूमेंटेशन ऑन फाइनेंशियल सॉल्यूशन देने का एक तरह से यूनिक प्लेटफॉर्म होने वाला है। जो कि मान लीजिए कि कोई भी एक शिप है, ठीक है, एक शिप को लंदन से, मान लीजिए लंदन से यूएसए तक, लंदन से होते हुए हमारे इंडिया तक आना है, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे जो है उनको लोन वोन प्रोवाइड कर किया जाता है इंडिया के बैंक के थ्रू, तो वो सब जो है फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो एक तरह का यूनिट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड डॉक्यूमेंट के साथ जो है फाइनेंशियल सॉल्यूशन देने का भी काम करेगा। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी। जीसीसी होता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो रहता है ये टायर 2 में जो है बनाया जाएगा। इसके ऊपर जो है एक तरह से नेशनल फ्रेमवर्क भी चल रहा है जीसीसी का। और इसके इसका अगर मतलब समझे तो इसका मतलब क्या होता है कि जीसीसी के अंतर्गत एक तरह से जो भी एमएनसी रहती है, तो एमएनसी जो है एक तरह से ऑफशोर यूनिट बनाती है जीसीसी। और वो ऑफशोर यूनिट बनाती है कि वो जो है टेक्नोलॉजी, बिजनेस प्रोसेसेस या जो इनोवेटिव सपोर्ट दिया पाए जो भी पेरेंट कंपनीज है इनको। तो इसके लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट कुछ वेरियस टाइप से इनिशिएटिव रखती है कि जो एमएनसी है वो जो इनकी टायर 2 सिटीज़ है यहाँ पे आके अपना जो है एज आ ऑफशोर यूनिट खोले और जो भी कंपनी है वो खोले, और उससे जो स्टेट है वो उनकी भी ग्रोथ हो और जो स्टेट के जो यूथ है उनको भी जो है जॉब वॉब मिल पाए। तो इसी के लिए जो है इनिशिएटिव लिया गया है जीसीसी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो अब तो हमने इंजन की तो बात कर ली, अब इंजन को चलाने के लिए चाहिए फ्यूल। अब हम बात करते हैं फ्यूल की कि कैसे जो है ये चार जो इंजन है ये चल पाएंगे। तो पहला जो फ्यूल जो है गवर्नमेंट के थ्रू द्वारा प्रोवाइड किया गया है वो किया गया है एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। अगर बात करें कि एफडीआई जो है अभी करंट में 74% है और अब इसको बढ़ा के 100% कर दिया गया है फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर। अब जो है एफडीआई कोई भी अगर पर्सन करना चाहे इंश्योरेंस सेक्टर में हमारे इंडिया में तो वो जो है 100% तक कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है लॉन्च किया गया है क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी बाय NABFID। ये क्या है, ये जो है ये NABFID ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में फंड करने का काम करता है, ठीक है। इसका मैं फुल फॉर्म आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में फंड करने का काम करता है। इसको स्टैब्लिश किया गया है पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी के तौर पे। इसका काम रहेगा कि कोई भी अगर क्रेडिट बॉन्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर लेता है तो उसको जो है सपोर्ट करने का काम करेगा ये इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगर कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी है, कॉर्पोरेट एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, एक इन्फोसिस लेते रहते हैं, ठीक है। तो इन्फोसिस को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ खरीदना है तो उसके लिए अगर उसको बॉन्ड बेच रहा हो तो उस केस में जो है ये कंपनी पिक्चर में आएगी और ये जो है इंस्टीट्यूट वो बॉन्ड को खरीद लेगी, ठीक है। तो ये मोस्टली गवर्नमेंट फॉर्म इंस्टीट्यूट है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से फॉर्म होती है। मैं अभी एग्जैक्ट इसका फुल फॉर्म भूल रहा हूँ, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में ही प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट जो है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर जो है लॉन्च किया गया है। अब आपको पता होगा कि जब भी लोन लेता है तो क्रेडिट स्कोर दी जाती है, और वो क्रेडिट स्कोर जो है आपके लिए, मुकेश अंबानी के लिए या एक गरीब पर्सन के लिए, वो सबके लिए सेम होता है। और वो क्रेडिट स्कोर डिसाइड करता है सिबिल। सिबिल के साथ और 4 और है जिसको आरबीआई ऑथराइज करता है, लेकिन मोस्टली जो है सिबिल को यूज़ किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ग्रामीण जो भी ग्रामीण जगह है या जो भी रूरल एरिया है वहाँ पे जो है सिबिल का यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसा नहीं है कि फार्मर जो है लोन लेके गया वो चुका दे तो उस केस में उसका सिविल जो है गिर जाएगा और उसको फ्यूचर में कभी लोन नहीं मिलेगा। इसी के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको एक तरह से फ्रेमवर्क डेवलप करना पड़ेगा कि जो भी क्रेडिट स्कोर है वो अलग से ही डेवलप करना पड़ेगा। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर के तौर पे एक अलग से ही फ्रेमवर्क डेवलप करना पड़ेगा जो कि नीड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो भी मेंबर्स हैं इनके उनके बारे में समझे, उसके साथ जो रूरल पॉपुलेशन है उसको समझते हुए एक तरह से ग्रामीण क्रेडिट स्कोर बनाया जाए, ठीक है। तो ये सिविल नहीं यूज़ करेंगे, एक तरह से अलग से ही ग्रामीण क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए बोला जा रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक को। और ये जो है रूरल पॉपुलेशन को देखते हुए ये जो है स्कोर बनाने के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं पेंशन सेक्टर। तो पेंशन सेक्टर के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लाए गए हैं और इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हाई लेवल कमेटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट जो है लॉन्च किया गया है। इस इंडेक्स के अंतर्गत क्या बोला गया है कि ये एक इंडेक्स जो है, इस इंडेक्स के अंतर्गत एक तरह से कॉम्पिटिटिव, मतलब कितने कॉम्पिटिटिव है जो भी स्टेट्स हैं
इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडली बिहेवियर विद द कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्टेट है उसके लॉ कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उसके उसमें उधर जो है इन्वेस्टमेंट, उधर लोन कितना आसानी से मिल जाता है, कितना जो है गवर्नमेंट फंडिंग दे रहा है कोई भी प्रोजेक्ट को। अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ओला ओला इलेक्ट्रिक का एग्जांपल लेते हैं। ओला इलेक्ट्रिक बिहार गई, ठीक है, बिहार में जाके देखा कि फंडिंग अच्छी मिल रही है, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाना है बड़े एकड़ में, 400 एकड़ की या 1000 एकड़ की ज़मीन में जो है कुछ प्रोजेक्ट बनाना है। तो ओला इलेक्ट्रिक गई, उन्होंने बोला कि बिहार में तो लोन तो अच्छा मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट अच्छी मिल रही है, और बिहार जो गवर्नमेंट है ये फाइनेंस भी कर रही है, ठीक है, कुछ इंसेंटिव भी दे रही है। तो ये सब देख के जो है बिहार में अपना प्रोजेक्ट लगा देगी, बाकी जगह पे नहीं लगाएगी। तो ये सब जो चेंजेस हैं, जैसे जिसका लोन आराम से मिल जाता है, लैंड प्रोक्योरमेंट ईजी रहता है, वो सब देखते हुए एक इंडेक्स बनाया जाएगा, ऐसा कुछ कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। नेक्स्ट चलता है जन विश्वास बिल 2.0 लॉन्च किया जाएगा। अब जन विश्वास विश्वास बिल जो है 1.0 ऑलरेडी लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत जो ब्रिटिश के रूल्स थे उसको चेंज किया गया था, और अभी और भी रूल्स हैं, कुछ बोला जा रहा है 100 रूल्स और जो है चेंजेस किए जाएंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश के टाइम पे जो है रूल चले आ रहे थे, जिसमें ब्रिटिश ने हमें जो है हमारे ऊपर लगाए गए थे, और वो रूल अभी तक चले आ रहे हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा रिमूव कर दिया गया था बाई जन विश्वास बिल 1.0। अब जो है 2.0 के अंतर्गत बोला जा रहा है, और 100 को जो है रिप्लेस करने का काम करेगा। तो ये तो हमारा हो गया पार्ट ए ख़त्म, ठीक है। तो ये स्पेशल वीडियो था जो कि यूनियन बजट 2025-26 के लिए मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, और मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझाया आपको समझ आया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और एम करते हैं 5 लाइक की। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और आपको अगर बाय करना है और आपको माइंड मैपिंग में कंटेंट चाहिए तो आप यहाँ ये वाला पैक लेके आप जो है बाय कर सकते हो। मैपिंग अफेयर जो मेरा ग्रुप है टेलीग्राम का, वहाँ पे ज्वाइन करके वो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो अभी हम इतना रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और शेयर कर देना यार, आप लोग शेयर नहीं करते तो आप शेयर कर देना दोस्तों से। और अभी के लिए इतना रहता है। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।